नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर। तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर 2020 का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे और 2020 का सैंपल पेपर हमने लगभग यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। केवल हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका से कुछ प्रश्न और साथ ही हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका के कुछ प्रश्न यहाँ पर शेष थे, तो जिन्हें आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ ही अब आप लोगों को काफी हद तक एक तरह से पता चल गया होगा, क्योंकि लगभग 3 यहाँ पर पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं अभी तक के। तो कौन सा जो पेपर प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है और कौन सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, कौन सी कविता है जो आपके यहाँ पर काव्यांश में बार बार आ रही है, तो ये चीजें आपको लगभग यहाँ पर पता चल गई होंगी। तो आप इनको एक बार घर पर रिवाइज जरूर करें, कोई भी डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। तो उसके बाद देखिए, हम आज यहाँ पर जो अपना वेदांत पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए जो प्रश्न है इनको सॉल्व करने के बाद हम आपके व्याकरण से जुड़े हुए जो थोड़ा बहुत पार्ट आपके यहाँ पर एक बार है, जैसे कि आलेख लेखन या रिपोर्ट राइटिंग या एक तरह से जो यहाँ पे फीचर आपको बताया जाता है वो सारी चीजें, या समाचार पत्र क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर आज एक बार रिवाइज करवाऊंगी। तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन पेंसिल के साथ, क्योंकि आज हम यहाँ पर कुछ चीजें नोट भी करने वाले हैं, कुछ चीजें रिवाइज भी करने वाले हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 पठित गद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से केवल आपने एक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो पहला आपको पठित गद्यांश दिया गया है, ये पठित गद्यांश आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका से दिया गया है और इस पठित गद्यांश की का नाम जो है वो है भक्तन और इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा जी। तो देखिए, यहाँ पर हमने इससे 3 प्रश्न हमें दिए हैं और तीनों प्रश्न जो है आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के हैं ये तीनों प्रश्न, और तीनों हमने यहाँ पर पढ़े। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो हमारा चैप्टर है बाजार दर्शन, और बाजार दर्शन जो चैप्टर है वो हमारा जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है। और ये मैं आपको यहाँ पर इसीलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग जो चैप्टर से एटलीस्ट उनको एक एक बार पढ़ लें, यानी कि चैप्टर्स भी अगर आप एक एक बार रिवाइज करते हैं तो ये गद्यांश आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे और इनके जो प्रश्न है वो आपके लिए एक तरह से कठिन नहीं होंगे सॉल्व करने। तो यहाँ पर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है एक तरह से यहाँ पर हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका से ही लिया गया है और ये प्रश्न आपके 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं, सेम ही है। 3 नंबर का आपका एक प्रश्न है और 2 प्रश्न आपने करने हैं, यानी कि ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, पहला ही प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाजारूपन का क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पाठ के आधार पर बताना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको चैप्टर को रीड करना है। तो बाजारूपन का क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं। देखिए, बाजारूपन का तात्पर्य है दिखावे के लिए एक बाजार का उपयोग करना। ठीक है, आज यानी कि दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट में भी। तो आप देखेंगे कि बाहर से दुकान को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, इतना ज्यादा कि इंसान जो है बाहर से ही आकर्षित हो जाता है कि वाह, ये बहुत अच्छा है, इसे मुझे लेना चाहिए, मुझे खरीदना चाहिए। यानी कि एक दिखावे का बाजार हो गया है। तो बाजार जो है पूरा का पूरा छल कपट और निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त, यानी कि निरर्थक वस्तुओं की, मतलब आज बाजार में ऐसी ऐसी चीजें भी उपलब्ध हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं क्योंकि वो चीजें ऐसे लोगों के सामने पेश की जाती है कि वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेती हैं। दिखावे की ताकत के आधार पर होने लगी है तो बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति से, जो एक तरह से यहाँ पर मैंने आपको अगला जो इसी में दिया गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, यानी कि बाजार की सार्थकता, बाजार को सार्थक कौन बनाते हैं। क्रय शक्ति से संपन्न
कि जो व्यक्ति होते हैं, पुली व्यक्ति जो होते हैं, एक तरह से जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, और एक तरह से जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित होते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के लिए निश्चित नहीं होते, जिन्हें पता नहीं होता कि मैंने क्या खरीदना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस चैप्टर में है कि अगर आपका दिल भरा हो, तो आप भले ही जेब खाली हो तो आप वहां से जरूरी चीजें उठाएंगे, लेकिन अगर आपकी जेब भरी हुई हो और दिल खाली हो तो फिर तो सारी बेकार की चीजें ही आप खरीदेंगे। तो बाजार को सार्थकता वे व्यक्ति प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित होते हैं, जिन्हें पता है कि मेरे बच्चे को कल स्कूल जाना है, उसको स्कूल का शूज फट गया है तो वो स्कूल का शूज लेने के लिए बाजार जा रहा है, अपने बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए बाजार जा रहा है, घर का राशन लेने के लिए बाजार जा रहा है, या घर में कोई गेस्ट आ गया है उसके लिए बाजार जा रहा है। तो वो निश्चित तौर पर एक तरह से अपने आवश्यकता के बारे में निश्चित है, उसको पता है कि मैंने बाजार से क्या खरीदना है। बाजार को ऐसे ही व्यक्ति सार्थकता प्रदान करते हैं, यानी कि असली जो वैल्यू है बाजार की, कि वो जरूरत के समय इंसान के काम आए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यूनिफॉर्म लेनी है, बुक्स खरीदनी है, और जूते खरीदने हैं, और घर की जरूरत का सामान खरीदना है, तो ये जो इस तरह से खरीदारी जो लोग करते हैं वो ही असल में बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। क्योंकि एक तरह से जो बाजार का कार्य है वो मनुष्य को उसकी आवश्यकता के हिसाब से, जरूरत के अनुसार उसको चीजें प्रोवाइड कराना है। लेकिन आजकल जो है पूरा दिखावे का बाजार लग गया है, दिखावा ज्यादा हो गया है। इंसान को एक तरह से इंसान का मन खाली होता है, क्योंकि उसके पास वो हर बार कुछ न कुछ संसाधन जोड़ता रहता है, हर बार अपने लिए कुछ न कुछ इकट्ठा करता रहता है। और जब वो बाजार में जाता है, देखिए नीड्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि आवश्यकताएं तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाजार गया है और जेब भरी हुई है तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा, कुछ न कुछ फालतू चीजें तो आएंगी ही। ठीक है, तो इस तरह से पठित पाठ के आधार पर हमने यहाँ पर बताया कि बाजारूपन का जो तात्पर्य है वो यही है। ठीक है, और एक तरह से हमने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार का जो व्यक्ति है वो बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। तो कौन व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है? जो व्यक्ति जरूरतमंद हो वो व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। ठीक है, अगला है प्रश्न ख, शिरीष के फूल माध्यम से लेखक ने विषम परिस्थितियों में जीने का संदेश दिया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, शिरीष के फूल की यहाँ पर बात की है, तो हमने शिरीष के फूल वाला जो ये चैप्टर है ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है, शिरीष के फूल। तो देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है, लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जो ये शिरीष का फूल जो पाठ है ये गर्मियों के मौसम में, यानी कि ये एक तरह से मई जून में लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत भी बताया है। क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, ये एक तरह से गर्मियों के मई के महीने में ये खिलता है, और उसके बाद ये काफी टाइम तक ऐसे ही बना रहता है, यानी कि जेठ की जो भीषण गर्मी होती है, जेठ की उस भीषण गर्मी को भी ये सह लेता है। तो इस तरह से ये कठिन परिस्थितियों में भी क्या करता है, एक तरह से बना रहता है, कठिन परिस्थितियों में भी ये हार नहीं मानता। तो देखिए, यहाँ पर कैसे हम इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए, लेखक ने जो एक तरह से ये विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, यानी कि एक तरह से जो हमारे अंदर लालच होता है, हमारे अंदर चीजें होती हैं, तो यहाँ पर शिरीष का जो फूल है ये विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है हर परिस्थिति में, यानी कि सुख में, दुख की स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है, फलता है,
फूलता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी रस बनाए रखता है। अब इसने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है, देखिए, तो जो शिरीष का जो फूल है वो एक तरह से कालजयी अवधूत की तरह उसको बताया है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी, क्योंकि इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम होता है ये शिरीष का फूल, और बावजूद जून की जो भीषण गर्मी है, जेठ की जो भीषण गर्मी है, ये तब तक जो है उसमें खिला रहता है। तो ऐसे में देखिए ये बताता है कि जीवन में कितनी भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां आ जाए, देखिए भयंकर गर्मी से, उमस से, लू से, सबके बीच ये सरस बना रहता है, बिल्कुल उसी तरह का बना रहता है। और वसंत जब आता है तब ये लहक उठता है और भादो मास तक चलता है। सोचिए आषाढ़ मास में और सावन मास में इतनी वर्षा होती है, उसके बावजूद भी ये बना रहता है। तो ये जीवन में हर तरह की परिस्थितियां सहता है। जब लू से प्राण सूखता रहता है, गर्मी उमस से प्राण उबलता रहता है, तब शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यानी कि एक तरह से ये लोगों को बताता है कि जीवन में कितने भी सुख आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया ये एक तरह से ये जो शिरीष का फूल है, ये शिरीष का फूल मैंने आपको बताया कि ये वसंत में लहक उठता है, यानी कि वसंत ऋतु में खिलता है, उसके बाद भादो मास तक फलता फूलता रहता है और उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। ठीक है, तो इस समय तक ये काल को जीतकर, इसीलिए इसको यहाँ पर कालजयी अवधूत भी कहा है, यानी कि कालजयी अर्थात काल को जीतकर, मृत्यु को, क्योंकि जो गर्मी है, जो भीषण लू है, जो बहुत तेज बारिश है, ये उन सबको झेलकर आगे बढ़ता है। तो इसे कालजयी अवधूत, काल को जीतने वाला, यानी कि जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसी गर्मी, सब कुछ जल जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, ऐसी गर्मी को भी यह आसानी से झेल लेता है। तो आपने जरूर इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पाठ जो प्रश्न 9 है, यानी कि यहाँ पर हमारे जो आरोह पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर हैं लगभग वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि ये पूरा जो आपका खंड है इसमें आपका प्रश्न 9 तक आरोह पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपके आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 10 जो है ये आपका वेतान पाठ्य पुस्तिका से लिया गया चैप्टर है, यानी कि वेतान पाठ्य पुस्तिका से आपने इसको लिया है। तो देखिए यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। आज के संदर्भ में उनकी उक्त भावना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए जो यशोधर बाबू थे, आपने देखा होगा कि उनको लगभग सारी चीजें उस टाइम की, जो एक तरह से उनकी बेटी का बाहर जाकर पढ़ाई करना, उनके बेटे की 1500 रुपए की नौकरी लग जाना, और उनका एक तरह से उनके बेटे और बच्चों की घर में वेडिंग एनिवर्सरी, इसकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी रखवाना, और उनकी वाइफ का एक तरह से अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, बच्चों के साथ हंसना खेलना मुस्कुराना, ये सारी चीजें उन्हें कई हद तक समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी, समहाउ इम्प्रॉपर फील होती थी। यानी कि उनको लगता था कि ये सही नहीं है, हमें अपने संस्कारों में रहना चाहिए, हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। एक तरह से वो आधुनिक नहीं हुए थे वो, यानी कि वो मॉडर्न नहीं हुए थे। भले ही उनके बच्चे, उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने एक तरह से जो मॉडर्नाइजेशन है, जो वर्तमान जो समय है उसको स्वीकार कर लिया था, और वो समय के साथ चलने के लिए, समय के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, समय के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यशोधर बाबू जो थे वो समय के साथ नहीं चलना चाहते थे, उन्हें ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, यानी कि कहीं न कहीं उन्हें ये सब गलत लगता था। उन्हें लगता था कि इंसान को अपने
तौर तरीके से रहना चाहिए, अपने हमेशा उसको एक नियम से जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से उनका बिल्कुल रोगों के साथ नजरिया बिल्कुल अलग था। वो दूध लेने भी जाते थे तो बिल्कुल अलग तरह से जाते थे। उनके बच्चों ने उनके लिए कुछ अलग से कपड़े जो खरीदे थे वो उनको नहीं पहनते थे, और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से एक तरह से बातचीत जो है, या और भी बहुत सारी चीजें, वो इस तरह की कुछ भी परिवार में एक तरह से शामिल नहीं थे। यानी कि उनके विचार जो है, उनके विचार, उनके और उनके बच्चों के जो विचार है उनमें विरोधाभास एक तरह से झलकता था। यानी कि बिल्कुल लगता था कि दोनों के विचारों में जो है क्या है, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, कि एक जनरेशन गैप है दोनों के अलग अलग विचारों में। तो यहाँ पर आज के संदर्भ में उनकी उक्त भावना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर कहा है कि आज के संदर्भ में, आज के संदर्भ में ये सारी चीजें जो है बिल्कुल चेंज हो गई है, सारी चीजें परिवर्तित हो गई है। आज जो समय है वो काफी ज्यादा बदल गया है, समय जो है काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अब जैसे आप देखते हैं कि जो कोई भी पार्टीज होती है, एनिवर्सरीज होती है, जो सब लोग जो है मिलकर मनाते हैं और साथ में मनाते हैं। और आज के जो बुजुर्ग हैं वो भी अब थोड़ा थोड़ा समय के साथ चेंज हो रहे हैं। तो काफी चीजें यहाँ पर ऐसी थी जो यशोधर बाबू को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चाहते थे कि उन्हें एक समाज का एक सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, यानी कि उनको एक सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, वो ये समझते थे उस टाइम पे। अगला है जूझ कहानी। देखिए यहाँ पर हमें केवल 2 प्रश्नों को का उत्तर देना है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमें तीनों प्रश्न यहाँ पर करने हैं, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट जो सैंपल पेपर हमने सॉल्व किए हैं, हर एक जो आपका सैंपल पेपर है उसमें वितान जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उनमें आपके इन्हीं तीनों चैप्टर्स से, यानी कि पहला आपका सिल्वर वेडिंग, दूसरा आपका चैप्टर जूझ, और तीसरा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ये 3 आपका जो चैप्टर, 3 आपके जो ये चैप्टर है ये आपके जरूर आए हैं। तो आप एक बार घर पर इन तीनों चैप्टर्स को रिवाइज कर ले। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसको नेक्स्ट सेशन में आकर जरूर क्लियर कर लें। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ख जो हमें बताया है, जूझ कहानी के आधार पर। तो ये जो प्रश्न है ये हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका की जो जूझ हमारा चैप्टर है उससे लिया गया है। जूझ कहानी के आधार पर कथा नायक के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो हमारी जूझ कहानी है वो अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो कहानी के एक तरह से नायक हैं, कथा नायक हैं, जिन्होंने अपने विषय में, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है उन्होंने अपने विषय में लिखा है, अपने बारे में लिखा है, अपनी पूरी कहानी लिखी है। तो वो पूरी तरह से एक तरह से जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पर जूझते रहते हैं। और सबसे पहले वो व्यक्तिगत स्तर पर जूझे, उसके बाद वो पारिवारिक स्तर पर जूझे, यानी कि उनको अपनी फैमिली से, अपने पिताजी से इवन इसके लिए परमिशन लेनी पड़ी थी। उसके बाद सामाजिक स्तर पर वो इस चीज से जूझे थे। उसके बाद विद्यालय का जो माहौल था, क्योंकि उन काफी लेट वो विद्यालय गए थे, जो बच्चे थे वो काफी बड़े थे उनसे, और उस लेवल पर भी वहां पर उनको संघर्ष करना पड़ा था। और उसके बाद आर्थिक स्तर पर एक तरह से आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो आर्थिक स्तर पर भी उनको एक तरह से संघर्ष करना पड़ा था। और इस तरह से कई स्तर पर उनका संघर्ष इस कहानी में देखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर पूरी कहानी को पढ़ा है कि किस तरह से उनके पिताजी ने शर्त रखी थी कि ठीक है तुम विद्यालय जाओगे, लेकिन विद्यालय जाने से पूर्व सुबह के समय तुम खेतों में पानी लगाकर जाओगे, तुम खेतों का ध्यान रखोगे, और उसके बाद तुम विद्यालय जाओगे, और विद्यालय से आने के तुरंत बाद फिर से तुम खेतों में जाओगे। तो ये एक तरह से उनको काफी जगह पर इस तरह की कई एक तरह से बहुत सारी चीजों से उन्हें जूझना पड़ा था। तो स्पष्ट ये है कि कथानायक की जो कथानायक है जो उनको वहां पर काफी ज्यादा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा इस चीज का। तो उनका व्यक्तित्व जो था काफी शांत था। एक तरह से वो एक कविताएं लिखने पर, कविताएं पढ़ना उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता था, और जब वो खेतों में जाते थे वो जोर जोर से कथाएं और कविताएं गुनगुनाया करते थे, पढ़ा करते थे, बोला करते थे। तो बहुत ही उनका व्यक्तित्व जो है बहुत साधारण और एक सरल था।
अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला हमारा प्रश्न है। ये पूरा जो आप देख सकते हैं प्रश्न, वो आपकी पूरे चैप्टर को एक तरह से यहाँ पर बताता है, पूरे पाठ को आपके एक तरह से यहाँ पर बताता है। तो इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। पठित रचना के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। तो सिंधु सभ्यता थी वो ताकत से शासित होने की अपेक्षा, यानी कि आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर है अतीत में दबे पांव, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें बताया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो ताकत से शासित होने की अपेक्षा, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहां पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली, या ऐसा कोई हथियार, ऐसे कोई अस्त्र, कोई शस्त्र ऐसे नहीं मिले कि जिससे पता चले कि यहाँ पर अनुशासन किसके आधार पर था। यानी कि ताकत से अनुशासन नहीं था वहां पर, ताकत से शासित नहीं थी वो लोग, एक तरह से अपनी समझ से अनुशासित थे। हर चीज का वहां पर एक तरह से, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पूरी तरह से साधन संपन्न थी, और वहां की योजनाएं जो थी, वास्तुकला जो थी, मोहरें जो थी, ठप्पे जो थे, जल व्यवस्था जो थी, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था जो थी, उन सब में एक रूपता, यानी कि सब में ऐसा लगता था कि काफी अनुशासन है, यानी कि उन सब में अनुशासन देखा जाता था। और यहाँ पर सब कुछ जो है वो आवश्यकताओं से जुड़ा था, यानी कि जो चीजें हैं वो आवश्यकताओं के लिए है या अनुशासन के लिए है। कहीं पर भव्यता का कोई आडंबर नहीं था, कोई कहीं पर भव्यता का प्रदर्शन नहीं था, यानी कि कहीं पर कोई मंदिर नहीं था, महल नहीं था, मूर्ति नहीं थी। और ये सारी चीजें एक तरह से मंदिर मस्जिद में स्थापित नहीं थी। ये बिल्कुल अगर थी भी तो ये केवल दिखावे के लिए नहीं थी, एक तरह से यहाँ पर कुछ भी दिखावा नहीं था। यहाँ पर बस जो है जो चीजें थी यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर राजतंत्र धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले कोई महल नहीं थे कि यहाँ पर राजतंत्र दिखाया जा रहा है कि राजा का शासन था, ऐसा कोई राजमहल वहां पर नहीं मिला, या उपासना स्थल कोई मंदिर नहीं मिला, कोई मस्जिद नहीं मिली, कोई पिरामिड नहीं मिला। यहाँ पर एक तरह से आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से तैयार किया गया था। जैसे मैंने आपको फिर से बताया, नगर योजनाएं थी, वास्तुकला थी, मोहरें थी, ठप्पे थे, और इन सब में काफी एक रूपता थी। और इन्हीं के आधार पर जो विद्वान है, यानी कि जो खोज करता है, जो विद्वान है, वो मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो ताकत से अनुशासित नहीं थी, वो ताकत से अनुशासित नहीं थी, बल्कि वो लोग अपनी समझ से अनुशासित थे। यानी कि वहां पर ताकत का शासन नहीं था, किसी राजा का शासन नहीं था, कोई भी ऐसी चीज वहां पर नहीं थी, यानी कि कोई धर्म वहां पर बलशाली नहीं था, किसी धर्म का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट वहां पर नहीं था। वो लोग आपस में समझ से अनुशासित वो सभ्यता थी। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और लास्ट सेशन में जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था वो उसमें हमारा जो प्रश्न था कि सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। तो अब आप देख लीजिए लास्ट 3 सैंपल पेपर्स में जो ये चैप्टर है ये जरूर और जरूर आपका आया हुआ है। तो एक बार घर पर इस पाठ को जरूर पढ़ लें। और चैप्टर जो है ऐसा है कि इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते कि आप अपनी गप्पे, अपनी बातें या कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिख देंगे, ऐसा ये चैप्टर नहीं है। जो चीजें आपको कंफर्म है, जो चीजें आपको क्लियर है, जो पढ़ी है, वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए अब हमारा जो प्रश्न 10 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम प्रश्न 11, और आप देख सकते हैं ये प्रश्न केवल और केवल एक प्रश्न है, और एक प्रश्न ही आपका 5 नंबर का है, एक प्रश्न ही आपका 5 नंबर का है। तो अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें भी आपको 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि दोनों में से एक आपको करना है। तो चलिए पहला हम यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि कथानायक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा और किस रूप में। तो हमने यहाँ पर अभी अभी जूझ कहानी से
जुड़ा जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ पर अभी हमने क्लियर किया कि इस कहानी के आधार पर बताइए कि कथानायक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा। तो देखिए जूझ कहानी में सबसे ज्यादा जो कथानायक थे उनके व्यक्तित्व पर उनके जो गुरुजी थे उनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। क्यों उनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा? क्योंकि उन्होंने जैसे वो कविताएं बोलते थे, जैसे वो कविताएं लिखते थे, जैसे वो कविताएं पढ़ते थे, तो बिल्कुल यहाँ पर जो एक तरह से पात्र थे कहानी के, वो भी बिल्कुल उसी तरह से पढ़ते थे कविताएं, उसी तरह से लिखते थे और काफी हद तक वो अपने गुरुजी, जो उनके गुरुजी हैं, उनकी तरह वो पढ़ते थे, उनकी तरह वो सीखते थे, उनकी तरह वो कविताएं लिखते थे। तो देखिए यहाँ पर जो उनके जो शिक्षक हैं उनका पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ा आधार। तो यहाँ पर देखिए पूरी जिससे जूझ जो शीर्षक है वो इस बात को यहाँ पर प्रकट करता है कि कहानी में लेखक का पूरा संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है और उनकी शिक्षा प्राप्त करने में उनको कई संघर्षों का सामना करना पड़ा और कई तरह से उनको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी कई तरह से। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट उनको पड़ा, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो उनके गुरुजी का पड़ा, जो उनके जो शिक्षक थे उनका पड़ा और उन्होंने अपने शिक्षक, अपने गुरुजी की तरह ही यहाँ पर काम करना सीखा, कविताएं लिखना सीखा। तो देखिए 5 नंबर का ये प्रश्न है, तो लगभग 2 पेज आंसर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और इस पाठ को अगर आप जब तक पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो तब तक यहाँ पर आप अच्छे से इस पाठ का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज कर लें, अच्छे से जरूर पढ़ लें चैप्टर को। उसके बाद आप जूझ चैप्टर जो है, देखिए वितान में आपको केवल 3 पाठ पढ़ने हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, ये 3 चैप्टर आपको जरूर पढ़ने हैं आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका में। उसी से आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रश्न आए हैं। देखिए इसी के ऑप्शन में यहाँ पर एक और जो प्रश्न है वो दिया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो की नगर योजना बड़ी मनोमुग्धकारी थी, पठित पाठ के आधार पर उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो मोहनजोदड़ो की नगर योजना थी, मनोमुग्धकारी यानी कि मन को हर लेने वाली, बहुत ही सुंदर थी यहाँ की नगर योजना, बहुत ही ज्यादा बेमिसाल थी। जो मैंने आपको शुरुआत में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आज की नगर योजना को टक्कर देने वाली ये नगर योजना थी, मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना थी बहुत ही बेमिसाल थी। यहाँ की सड़कों और गलियों को विस्तार को यहाँ जैसे यहाँ की जो सड़कें हैं और गलियां हैं उनकी चौड़ाई यानी कि उनके विस्तार को देखकर ही और यहाँ के खंडहर को देखकर ही ये सब पता लग जाता है। यानी कि जो यहाँ के खंडहर हैं उनको देखने से और यहाँ की जो गलियां हैं, यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे मुख्य सड़क कम से कम इतनी चौड़ी थी कि वहां से 2 बैलगाड़ियां जो है क्रॉस हो जाती थी एक तरह से, और जो गलियां थी वो भी काफी ज्यादा चौड़ी थी। मुख्य सड़क जो है वो पक्की थी और काफी अच्छे से, मतलब यहाँ पर एक सड़क सीधी थी, एक सड़क आड़ी थी। और अगर तुम्हें यहाँ पर जो सड़कों की बनावट पर अगर हम नजर डालें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शहर से जुड़ी हर चीज अपने स्थान पर थी। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि शहर है तो यहाँ पर एक तरह से हर चीज व्यवस्थित की गई थी कि सारी चीजें अवेलेबल हो, मुख्य सड़क भी पास में हो और क्या बोलते हैं गलियां जो है वहां पर भी छोटी छोटी, जो बहुत ज्यादा गलियां बहुत छोटी नहीं थी, काफी सही थी। और जो एक तरह से नगर योजना जो थी वो काफी ज्यादा एक तरह से अच्छी थी, काफी अच्छी वो नगर योजना थी। तो मोहनजोदड़ो का जब दौरा किया तो उस टाइम पे
जब वहाँ पे दौरा किया गया था तो देखा कि यहाँ की सड़कें जो है चौड़ी है, काफी सीधी है, कुछ सड़कें आड़ी भी हैं, और यहाँ की जो नालियां हैं और जो नगर में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो काफी अद्भुत थी। वहाँ पे नालियों का निर्माण इस तरह से किया गया था। तो आपने देखा भी होगा चैप्टर में जो आपको दिखाया गया था, पक्की जो नालियां बनाई गई थी, पक्की जो जल निकासी के लिए पक्की नालियां बनाई गई थी। और अगर वहां के शहर का जो चबूतरा था, वहां के चबूतरे पर खड़े होकर गलियों का, सड़कों का बहुत ही सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता था। बहुत ही अच्छी तरह से वहां के सड़कों का अंदाजा लगाया जा सकता था। तो बहुत ही सुंदर तरीके की वहां की जो नगर सभ्यता थी, बहुत ही मनोमुग्धकारी थी, यानी कि एक तरह से मन को मोहित कर देने वाली थी, मन को मुग्ध कर देने वाली थी। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और अब तक हमने लगभग 3 सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ये वाला जो सैंपल पेपर था वो हमारा 2020 का था, यानी कि 2020 का ये हमारा पेपर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल जो है हमारा पेपर अब 80 नंबर का हो गया है, यानी कि 80 मार्क्स का हमारा ये पेपर हो गया है। और अब आपको बस थोड़ा सा चेंजेस आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे, यानी कि जो आपका प्रश्न 10 नंबर का था या 15 नंबर का था वो 10 का हो जाएगा, और जो 10 का था वो 8 का हो जाएगा, और बाकी आपके किसी भी चीज में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। यानी कि सिलेबस आपका कुछ भी यहाँ पर कट नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो आपको याद उतना ही करना है, चैप्टर्स आपको उतने ही रीड करने हैं। ऐसा तो आपने अभी लास्ट जो हमने फर्स्ट सैंपल पेपर सॉल्व किया था जो इसी साल का था 2023 का, और ऐसे आपने अभी 2 एग्जाम अपने स्कूल में दे ही दिए हैं, यानी कि आपने प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 आपने स्कूल में दिया है। तो काफी हद तक आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि इस बार का सैंपल पेपर आपका किस तरह का, इस बार का जो एग्जाम में पेपर है वो आपका किस तरह का आने वाला है। तो देखिए अभी तक जो 3 सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं, काफी हद तक चीजें हमें क्लियर हो गई हैं कि कौन सा चैप्टर हर बार रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा कि आपके व्याकरण, जो आपका व्याकरण है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्याकरण में आपको कुछ ही जरूरी चीजें याद करनी है, जैसे जनसंचार, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। जनसंचार किसे कहते हैं, समाचार पत्र किसे कहते हैं, और समाचार जनसंचार के बहुत सारे जो माध्यम हैं वो कौन कौन से हैं, ये चीजें आपको याद करनी है। समाचार पत्र और फीचर किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या है, और ककार क्या होते हैं, और आलेख लेखन, ये सारी चीजें आप व्याकरण में जरूर एक बार पढ़ लें, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर कर लें। उसके बाद आप देख रहे हैं लास्ट मैंने जो 2 पेपर आपको कराए, दोनों में ही जो आपके पठित काव्यांश है वो आपका पहला ही चैप्टर यहाँ पर है, यानी कि आपका जो पहला चैप्टर है आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया चैप्टर, आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक पहला चैप्टर। तो लगभग 3 पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो तीनों में मैं देख पा रही हूँ कि जो आपका प्रश्न है वो इस चैप्टर से एक कविता आपकी जरूर आई है। तो इनमें से आपका एक तो जरूर आएगा, तो पहली कविता जरूर पढ़ ले, और साथ ही आपका दूसरा जो यहाँ पर काव्यांश है, आपने यहाँ पर भी हमें एक काव्यांश यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें बादल राग जो आपकी कविता है वो भी यहाँ पर आपकी बार बार रिपीट हुई है। तो कुछ कविताएं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनको एक बार घर पर जरूर रिवाइज कर ले। कोई भी डाउट हो तो जरूर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर आज हमने 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे लगता है काफी हद तक आपको यहाँ पर सहायता मिल रही होगी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर किसी चैप्टर में है, या व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई पार्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो जरूर अपने डाउट्स क्लियर करें। बाकी हम मिलेंगे अपने रिविजन क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।